देखेंगे बायोमास एनर्जी और बायोफ्यूल्स। मिल गया? ठीक है, बाद में देख लीजिएगा, अपने पास रखिए, सभी को दे दीजिएगा। फिर आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, एनर्जी किसका इसमें हो गया। पिछले दिन नहीं आई थी, और मित्र से ले लेना है। उससे पिछली बार हुआ था, जिसका एक आंसर लिखा दिया गया था। हाँ, तो उसके पीछे, कचरा वाले के पीछे स्मार्ट सिटी। अब आगे बढ़ते हैं, बायोमास एनर्जी, बायोफ्यूल्स। पहले से आप लोग पढ़े होंगे। अभी भी जो ट्रेडिशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं, जो सबसे बड़ा सोर्स है वर्ल्ड लेवल पर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स। अभी तक दुनिया जो है इसी के भरोसे डेवलपमेंट की है और प्रदूषण फैलाई है। हर डेवलपमेंट के पीछे जो है पॉल्यूशन है। मनुष्य ने विकास किया है तो साथ साथ धरती को न रहने लायक बनाने की दिशा में भी अग्रसर हुआ है। हर विकास के पीछे एक ह्रास है। कोई भी डेवलपमेंट बिना किसी हरासमेंट के नहीं है, कोई भी डेवलपमेंट। मनुष्य जब आया प्रकृति में, जब से वह सभ्य बनना शुरू हुआ, तभी से उसने पृथ्वी को थोड़ा थोड़ा कमजोर करना शुरू किया। तो फॉसिल फ्यूल्स के जो दो रूप हैं मुख्य रूप से, जो सॉलिड फॉर्म है जिसको हम लोग कोल कहते हैं, लिक्विड में हाँ पेट्रोलियम, जिसमें क्या क्या आ गया, पेट्रोल डीजल सभी, और गैसियस फॉर्म में नेचुरल गैसेस, पेट्रोलियम गैसेस, ये सभी। इसमें मुख्य रूप से क्या आ गया, पेट्रोल और डीजल। डीजल को कैसे लिखते हैं, स्पेलिंग बोलिए तो। एक आदमी बोलिए ना, DE DI, हाँ वो ठीक, ऐसे ठीक है। हमको लगता है गलत है, ये गलत है। चलिए ये देखिए तो, ये भी गलत है। सही क्या है, हाँ ठीक, ये सही है। DIESEL, ये सही है। इसमें कौन कौन आ गया, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम गैस। इसी से क्या बनता है, LPG। इसी से क्या बनता है, और क्या बनता है, और जो भी बनता है, क्या बनता है, LPG है, CNG है, और भी कोई है, हाँ वो भी हो सकता है। चलिए हम लोग केवल इतना मोटा मोटी बात करें, और इन सब का क्या होगा, फ्यूल जैसे ही कहते हैं, इसमें तीन बातें आती है। फ्यूल से एनर्जी प्राप्त करने में तीन चीजें, ये जो है एक कंबसेबल हो, जल सके। फ्यूल होने के लिए क्या क्या जरूरी है, दाहे हो, जल सके, इसका इग्निशन टेम्परेचर प्राप्त हो सके। इग्निशन टेम्परेचर वह मिनिमम टेम्परेचर है जिस पर कोई भी ईंधन जलना, हाँ, अबाउट टू स्टार्ट कंबसन। और तीसरा चीज क्या चाहिए, O2 चाहिए। और जितना भी ये परंपरागत फ्यूल है, इसमें C है, क्या है, तो CO बनेगा और ये CO2 बनेगा। जब एडेक्वेट अमाउंट ऑक्सीजन का होगा, कंप्लीट कंबसन होगा, तब CO2 बनेगा, और इनकम्प्लीट होगा तो CO बनेगा। इसलिए जो भी ट्रेडिशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, जो फॉसिल फ्यूल्स है,
उसका कंबसन के फलस्वरूप जो पॉल्यूशन होता है उसे कंट्रोल करने के लिए दो चीजें जरूरी है कि उसका कंप्लीट कंबसन हो, कंप्लीट कंबसन हो। और कंप्लीट कंबसन का दूसरा फायदा क्या है कि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? हाँ, तो हमें दो चीजों पर, फॉसिल फ्यूल के कंबसन में दो चीजों पर ध्यान देना है कि एनर्जी ज्यादा निकले और पॉल्यूशन कम हो। ये दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉसिल फ्यूल्स का जब कंप्लीट कंबसन होगा तो एनर्जी ज्यादा निकलेगा, ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट होगा और पॉल्यूशन भी कम होगा, क्योंकि CO नहीं बनेगा। क्या बनेगा? CO2 बनेगा। तो ये ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो फॉसिल फ्यूल है, जिससे हम लोग एनर्जी प्राप्त करते हैं, इसमें दो चीजों पर ध्यान दिया जाता है। अब हम इसका सोर्स खत्म हो रहा है। पूरे वर्ल्ड में जो फॉसिल फ्यूल, पेट्रोलियम है, कोल है, इसके सोर्सेस खत्म हो रहे हैं और ऐसा अनुमान है कि यदि इसी गति से इनका दोहन हो, इसका यूज हो, तो आने वाले 50 वर्षों में लगभग यह समाप्त प्राय हो जाएगा। दूसरी समस्या पॉल्यूशन की है। मैं बार बार इस चीज को कहता हूँ कि पॉल्यूशन का लेवल इतना हाई हो गया है कि धरती रहने लायक नहीं है। आने वाली पीढ़ी जो है एक कष्टमय जीवन जिएगी, उसका लाइफ स्पैन कम होता जाएगा। इसलिए जरूरी है कि बायोफ्यूल्स का, फॉसिल फ्यूल्स का सीमित यूज किया जाए और दूसरा उसका एनर्जी एफिशिएंसी बढ़े ताकि पॉल्यूशन भी कम हो। अब विकल्प के रूप में ये जो फॉसिल फ्यूल है, ये सभी बायोलॉजिकल जो ऑर्गेनिज्म है, प्लांट है, एनिमल है और शैवाल है, भारी मात्रा में जमीन के नीचे लाखों वर्षों तक दबा रहा। उच्च ताप और दाब पर अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में इसका कन्वर्जन किसमें हो गया? कोल में और पेट्रोलियम में। धरती के नीचे दबा तो कोयला बना, समुद्र के नीचे दबा तो इस तरह से है। अब है कि हमारी धरती पर जो भी वनस्पतियां हैं, उसके जो रेसिड्यूज हैं, जो अवशेष हैं, उससे हम क्या प्राप्त करते हैं? बायोमास एनर्जी। और बायोमास एनर्जी जिससे प्राप्त हम करते हैं, तो ये बायोमास क्या हो जाता है? नॉन लिविंग रहता है। क्या रहता है? जब पौधा मर जाता है तो उसका जो है अवशेष बच गया, वो निर्जीव है। और बायोफ्यूल्स जो हम प्राप्त करते हैं वो डायरेक्ट सजीव से प्राप्त करते हैं, मतलब अभी वो सूखा नहीं है, मरा नहीं है, उसका सेल अभी डेड नहीं है। तो बायोमास एनर्जी और बायोफ्यूल्स पर हम लोग नोट्स लिखेंगे, फिर बीच बीच में जरूरी चीजों को हम लोग समझेंगे। तो एक हेडिंग बनाइए, बायोमास एनर्जी। बायोमास एनर्जी, हाँ, आप बॉम्बे हाई जानते हैं? बॉम्बे हाई कहाँ है? अरब सागर में। तो ऐसे समझें कि जो भारी मात्रा में पृथ्वी का 2/3 समुद्र है और समुद्र में जितनी पृथ्वी पर जितने भी पौधे हैं, उसका कई गुना ज्यादा ऑक्सीजन निकलता है शैवाल से। किससे निकलता है? शैवाल से। शैवाल कई टाइप के हैं और वो सारे शैवाल मृत्यु के बाद वो तलछट में, समुद्र के तल में जमते हैं और नदियों का जो अवसाद होता है, जो सेडिमेंट होता है, उन्हें दबा देता है। पानी के भार और नदियों के सेडिमेंट से वो नीचे दबते जाते हैं। लंबे समय के बाद ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में उच्च ताप और दाब पर वो पेट्रोलियम में बदल जाते हैं। ठीक है? हाँ। हाँ, बहुत अच्छी बात है। हाँ, यही इसी तरह का सवाल कीजिए। बहुत, हाँ हाँ, प्राकृतिक रूप से ही पाया जाता है। हाँ, पूरे हिस्ट्री में जाइए, करोड़ों वर्ष पहले चले जाइए, जहाँ आज हिमालय है, वहाँ एक समुद्र था टेथिस। हाँ, तो हाँ 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 हाँ, आंतरिक क्षेत्रों में आ गए। पृथ्वी का जो ऊपर का परत है ना, ये आगे पीछे हुआ, ऊपर नीचे हुआ। अरे भाई, तो ये सभी जो है ना, अभी जो 1/3 जो धरती है, वो 1/3 भी नहीं था ना, उतना भी नहीं था। आप पीछे जाइए,
पृथ्वी का जो जियोलॉजिकल वो सब है स्टडी जब आप करेंगे तो उसमें देखेंगे कि जो भी फॉसिल फ्यूल है वो फॉसिल फ्यूल जो है प्लांट रेसिड्यू से ही बना है। और प्लांट में आपको यदि वो हाइड्रोफाइट है तो शैवाल है, धरती पर है तो मीजोफाइट है, जीरोफाइट है, जो भी पौधे हैं तो कहीं ना कहीं दबेंगे तब न होगा। तो चूंकि शैवाल जो है उसमें बहुत सारा आयली पार्ट भी होता है जो इसमें आता है और वो दबता है तो वहाँ पेट्रोल है। अब यदि वो जमीन के इलाके में मिल रहा है, आज जहाँ धरती है तो लाखों और करोड़ों वर्ष पहले वहाँ वो धरती नहीं थी, वो समुद्र था, वो समुद्र था। फिर पृथ्वी के आंतरिक और बाह्य दबावों के फलस्वरूप वो जो चेंजेज हुए, जो वो क्या कहते हैं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जो है उसमें इधर उधर होते रहता है, जिसे हमने देखा नहीं है। जो अब तक वैज्ञानिक स्टडी हुआ है, वैज्ञानिक अध्ययन हुआ है, उससे हमने देखा है कि अलग अलग पीरियड्स में पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हुई और फिर जो है ग्लेशियल एज आया और फिर जिसको कहते हैं ग्लेशियल एज, जो मिंडल है, उर्म है, ये सभी चीजें हैं। तो लाखों करोड़ों वर्ष में ये सब चेंजेज हुए। तो जहां आज हम धरती देख रहे हैं, कोई पहाड़ देख रहे हैं, उसके नीचे यदि पेट्रोलियम का कोई स्रोत है तो आज के डेट में तो हम कहेंगे कि वो इस तरह से है, पहाड़ के नीचे है। लेकिन लाखों करोड़ों वर्ष 4 स्टेज से ये धरती गुजरी है, जिसमें मिंडल है, उर्म है और 2 है जिसे हम याद नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सभी जो करोड़ों वर्षों का, फिर उनके बीच में इंटरग्लेशियल पीरियड है। ग्लेशियल पीरियड वह होता है जिसमें बर्फ पिघला, बर्फ के पिघलने से पानी का जो क्षेत्र है वो बढ़ा और फिर जो है जो हाई टेम्परेचर वाला स्टेज होता है उसमें है कि फिर जो है भारी मात्रा में धरती का भी मतलब वो पानी का क्षेत्र घट गया। तो पानी का क्षेत्र घटना बढ़ना, ग्लेशियर का पिघलना, फिर जो है ये हो जाना, ठंडा होना पृथ्वी का और गर्म होना, ये स्टेज चलते रहता है। वो जियोलॉजिकल के स्टडी के संदर्भ में आता है वो। तो हम नहीं कह सकते, चूंकि वो बना किससे है, फॉसिल से। और जैसे ही फॉसिल शब्द आता है तो फॉसिल का मतलब क्या हुआ, वो जंतु या पौधा का अवशेष है, लाखों वर्ष पुराना है, करोड़ों वर्ष पुराना है। तो कहीं भी जंतु या पौधा धरती पर होगा या पानी में होगा, तो जहां भी वो दवा बना, ठोस अवस्था में था तो कोल बन गया और लिक्विड में था तो ये बना। तो प्रायः ये सत्य है जो अभी चल रहा है। कोई और रिसर्च आ जाए, डायनासोर खत्म हुआ, क्यों खत्म हुआ, तो क्या हुआ था, तापमान बढ़ रहा था और वो कोई किलोथर्मिक था, कोल्ड ब्लडेड एनिमल था, अपने टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर सकता था। क्या खाता था, नहीं, दूसरे जीवों को खाने वाले की संख्या बहुत कम थी, कार्निवोर्स बहुत कम थे। ज्यादा जो डायनासोर थे वो हर्बीवोर्स थे और भारी मात्रा में वो शैवाल खाता था, पौधों को खाता था। तो जब पृथ्वी का तापमान बढ़ा और ज्यादा बढ़ा, उस स्थिति में बहुत सारे प्लांट भी सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे उस टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर पर, और उस स्थिति में विलुप्त हो गया। लेकिन उसी की प्रजाति की छिपकली बची रही, क्योंकि उसके खाने का वो बहुत कम खा के अपना जी लेती है। तो जब टेम्परेचर बढ़ा तो भोजन का भाव, बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाया। तो ये सब बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ वो डिस्कशन का विषय नहीं है। ये समझना है जो अब तक का स्टडी है कि समुद्र के नीचे जो तलछट में दबा जो भी फॉसिल, उससे बना पेट्रोल। और चट्टानों के बीच जो है, कठोर चट्टानों के बीच जो मोटे मोटे जो पेड़ जंगल हैं, ये सब दब गए भूकंप के चलते या और किसी कारण से, या ग्लेशियल फ्लो होने से वो सबसे दबे, तो वो क्या बना, कोल बना। मोटा मोटी इस चीज को जानना है, बाकी आप उधर स्टडी करेंगे। तो इस टॉपिक को लिखिए, इस पर हम लोग कुछ लिखते हैं, फिर उसमें चर्चा होगी। हेडिंग बनाना है बायोमास ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा। लिखिए, मुख्य रूप से पौधों के अवशेषों, मुख्य रूप से पौधों के अवशेषों एवं जंतुओं के अपशिष्ट को अत्यंत प्राचीन काल से मुख्य रूप से क्या लिखे हैं, और जंतुओं के अपशिष्टों को अत्यंत प्राचीन काल से ईंधन के रूप में
ग्रामीण क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता रहा है। प्रयोग किया जाता रहा है। प्रयोग किया जाता रहा है। सूखी लकड़ी, आगे लिखना है अगले वाक्य में, सूखी लकड़ी, फसल अवशिष्ट को जलाने की प्रथा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। प्राचीन काल से ही चली आ रही है। प्रायः इनका दहन अकुशल तरीके से होता है। होता है नहीं लिखिए, होता आ रहा है, उसमें आ जोड़ दीजिए, आ रहा है। इनके अकुशल दहन से ऊर्जा की कम आपूर्ति होने के साथ साथ प्रदूषण में भी अप्रत्याशित वृद्धि होती है। इसका दुष्प्रभाव पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल रूप से पड़ता है। मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल रूप से पड़ता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। उपर्युक्त सभी प्रकार के जैविक ईंधन के स्रोतों को पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। उपर्युक्त सभी प्रकार के ईंधन के स्रोतों को, जैविक ईंधन के स्रोतों को बायोमास कहते हैं। तथा इससे प्राप्त ऊर्जा को बायोमास ऊर्जा कहते हैं। बायोमास ऊर्जा कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। वर्तमान समय में भारत में बायोमास ऊर्जा के प्रबंधन के लिए ऊर्जा मंत्रालय तथा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा
सकारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं, सकारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं। मौजूदा समय में प्रतिवर्ष लगभग 180 मिलियन मीट्रिक टन, लगभग 180 मिलियन मीट्रिक टन बायोमास प्राप्त हो रहा है जिसके उचित प्रबंधन से अपेक्षाकृत अधिक ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है तथा पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है प्रदूषण में द में दीर्घकार लिखना है। प्रदूषण में द में नियंत्रित किया जा सकता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। बायोमास ऊर्जा से संबंधित कार्यक्रम के 2 अंग हैं। बायोमास ऊर्जा क्या लिखे? कार्यक्रम के 2 अंग हैं। डैश दे दीजिए, लिखिए, 1 में लिखिए। तीव्रता से बढ़ने वाली, तीव्रता से जलने वाली लिखिए। तीव्रता से जलने वाली और अपेक्षाकृत कम अवधि में तैयार होने वाली वनस्पति की प्रजातियों का विकास। 2 में लिखिए। कृषि, नगरीय और औद्योगिक अपशिष्टों में मौजूद बायोमास पिंड लिखिए। बायोमास पिंड पोस्ट में लिखिए एनर्जी केक। बायोमास पिंड लिखे हैं ना, वो लिखिए बायोमास एनर्जी केक। बायोमास एनर्जी केक का निर्माण कर नहीं, कोष्ठ बंद कर देना है। एनर्जी केक के बाद में कोष्ठ बंद कर देना है, तो उसके आगे लिखना है का निर्माण कर उससे वैज्ञानिक तरीके से ऊर्जा का उत्पादन। ये दूसरा वाला सेंटेंस को पढ़िए, जो दूसरा वाला लिखे हैं।
अपशिष्टों से लिखिए, अपशिष्टों से, अपशिष्टों से मौजूद काट दीजिए। अपशिष्टों से बायोमास पिंड का निर्माण कर उससे वैज्ञानिक तरीके से ऊर्जा का उत्पादन। ठीक है, फिर से पढ़िए तो एक बार। कृषि नगरीय और औद्योगिक अवशिष्टों से हाँ हाँ बायोमास पिंड का निर्माण कर उससे ऊर्जा का उत्पादन। ठीक। अब एक हेडिंग बनाइए, महत्वपूर्ण उपलब्धियां। एक हेडिंग बनाना है, महत्वपूर्ण उपलब्धियां, महत्वपूर्ण उपलब्धियां, महत्वपूर्ण उपलब्धियां। पॉइंट वाइज लिखना है। बायोमास एनर्जी के विकास के अंतर्गत, बायोमास एनर्जी, हाँ, बायोमास एनर्जी के विकास के अंतर्गत दो प्रविधियों का उपयोग कर दो प्रविधियों का उपयोग कर ऊर्जा प्राप्त की जा रही है, ऊर्जा प्राप्त की जा रही है, की जा रही है। अब उसमें क में लिखिए जीवाणु संवर्धन, क में लिखना है। महत्वपूर्ण उपलब्धियां के एक में जो आप लिख रहे हैं उसमें क में लिखना है जीवाणु संवर्धन, बैक्टीरिया इनरिचमेंट, बैक्टीरियल इनरिचमेंट। डैश देख के लिखिए इस प्रविधि में इस प्रविधि में बायोमास एनर्जी केक से, बायोमास एनर्जी केक से हिंदी में लिख देंगे बायोमास ऊर्जा पिंड, बायोमास। इसके लिए कोई बहुत अच्छा शब्द नहीं है तो ऐसे हम लोग लिख देंगे। काऊ डंग केक शब्द सुने हैं? उसको, उसके लिए एक शब्द है? नहीं तो ऊर्जा लिखिए ना, उतना तो कर सकते हैं ना, उतना तो आप कर सकते हैं। और यदि आप वहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं कि बायोमास एनर्जी पिंड यदि लिख दिए तो ये अपराध नहीं, ऐसे आप लिखिए बायोमास ऊर्जा पिंड यहाँ। अब इसको देखिए, जैसे एक शब्द है काऊ डंग केक, अब इसको लिखिएगा तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, माने ये आपको ज्यादा गड़बड़ लगेगा। गाय के गोबर का जो गोईठा होता है ना, अब गोईठा को यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, गोईठा शब्द समझते हैं? ये शब्द बना कैसे? गोविष्ठा, विष्ठा का मतलब मल हो गया, गो मतलब गाय, तो गोविष्ठा से गोईठा बन गया, ठीक है ना। तो गोईठा जो है, जो अपभ्रंश शब्द है गोविष्ठा का, उसी को सुखा दिया जाता है, उसी को घरेलू ईंधन के रूप में यूज किया जाता है। उसका लिट्टी चोखा उस पर जो बनेगा वो ज्यादा बेहतर होगा। उसका यूज किए हैं ना। तो घरेलू ईंधन में वो बहुत ही इम्पोर्टेंट। अब उसको आप इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे? काऊ डंग केक। और आप अमेजन पर जाएं और वहां इसके लिए ऑर्डर करें तो काऊ डंग केक जो है 100 ग्राम का 10 रुपए में मिलेगा। एक बच्चे ने गलती से उसका आस्वादन भी कर लिया। उसकी माँ ने पूजा के लिए, शहर में तो मिलता नहीं,
धूप जलाने के लिए ऑर्डर किया था और एक आया भी, बच्चा उस पर देखा काऊ डंग केक, गांव में रहा नहीं था कि भाई ये कौन केक है, शौक भी नहीं है। माँ के आने के पहले उसने ऑर्डर, ये सही बात है, रिसीव किया, उसको टेस्ट किया। माँ आई, मम्मी तुमने कैसा केक मंगाया, ये तो बिल्कुल जो है इसको जल्दी रिटर्न करो। अरे मैंने केक कहाँ मंगाया, वो बताइए। ये रियल बात है, ये बम्बई की घटना है, ये सही बात है। ये तो ये सब शब्दों के का जो तमाशा है। कुछ बोल रहे हैं? हाँ, बहुत अच्छा है। एकदम सीबीएसई वाला था वो, तो बिहार बोर्ड वाला रहता इतना बड़ा। बात समझ में आ रही है ना? हाँ हाँ, जरूर, बहुत अच्छी बात, ताली बजने वाली बात है वो। जरूर, क्योंकि उनका ध्यान किधर जाता, केक की तरफ जाता। वो बाकी सारा शब्द इम्पोर्टेंट नहीं है। केक मीन्स केक, और केक का हाँ देख, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा है, शब्द का तो रहता है, और भाषा के का तमाशा जो है बहुत है। तो उस तमाशे के पीछे नहीं जाकर आपको जो इजी फील हो, आप वहाँ बायो मास एनर्जी भी लिख देते हैं, अंग्रेजी में ही लिख देते हैं एनर्जी के, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे भाई, यही ना व्यवहारिक पक्ष है। मैं सब पक्ष से गुजरा हूँ ना, मैं देखा हूँ। मैं अपनी कॉपी आप लोगों को दिखाऊंगा, मैं अपनी कॉपी। वो सही बात है, वो आदर्श स्थिति है, वैसे करना है। लेकिन जहां आप जल्दी में हैं, आपके पास 22 मिनट समय है, प्रश्न का उत्तर लिखना है, आपने यदि वैसे लिख दिया तो अपराध नहीं है और उसे मार्क्स नहीं करता है। ऐसे कहा गया है, क्योंकि आपका माध्यम है, उसी में लिखें। लेकिन बहुत सारे शब्द हैं जिनके लिए, अब एक शब्द है एंजाइम, इसका तो प्रयोग आप लोग करते हैं ना। अब आप एंजाइम लिखते हैं, ठीक है, आप में से कोई बताएं इसे हिंदी में क्या लिखेंगे? एंजाइम के लिए हिंदी में शब्द आप लोग बताइए। चलिए, एनसीईआरटी की किताब में एक शब्द लिखा हुआ है, आप 10th का बायोलॉजी निकालिए, वहां एक शब्द है इसके लिए, वीकर। ये वीकर शब्द है। अब आप कहेंगे कि एंजाइम की उपस्थिति में पाचन क्रिया संपन्न होती है, और आप कहेंगे कि पेप्सिन वीकर की उपस्थिति में पेप्सिन। तो आप वीकर शब्द को कितने लोग समझ पाएंगे? संभवतः आपके परीक्षक महोदय का भी उस शब्द से सामना नहीं हुआ होगा, ऐसा हो सकता है। तो हम क्या लिखेंगे? एंजाइम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एंजाइम लिखेंगे। चेयर के लिए हिंदी में कोई शब्द ही नहीं है। चेयर के लिए आज तक हिंदी में कोई शब्द नहीं है। चेयर को हिंदी में क्या बोलेंगे? कुर्सी हिंदी का शब्द नहीं है। आप पता करेंगे कुर्सी किस भाषा का शब्द है, पता करेंगे कि कुर्सी किस भाषा का शब्द है, आप लोग पता कर लेंगे, फिर बताएंगे। तो शब्द के पीछे नहीं जाना है। एक आदर्श स्थिति है कि यदि उसके लिए आपको एंजाइम लिखना हो, तब आप ऐसे लिखिए ना, क्योंकि ये हिंदी में प्रचलित है। ये हिंदी में इस तरह से आप लिख रहे हैं तो ये प्रचलित है, इसको ऐसे लिख दीजिए, ऐसे मत लिखिए। लेकिन यदि काऊ डंग केक लिखना हो तो या तो गोईठा लिखिए या अंग्रेजी में लिखिए। हाँ हाँ, बिल्कुल, बायोमास ऊर्जा। हाँ, तो पिंड लिखना होगा ना। केक के लिए क्या लिखिएगा वहाँ? मैं लिखा हूँ ना, बायोमास ऊर्जा पिंड, उसको आप लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, ठीक है। अब बायोमास लिखिए। बायोमास अंग्रेजी का शब्द है, ऊर्जा पिंड हिंदी का शब्द है। ऊर्जा पिंड को आप हिंदी में वैसे लिख सकते हैं, बायोमास को अंग्रेजी में लिखिए। मास का मतलब क्या होता है? द्रव्यमान। अब उसको अब हिंदी में लिखिए, इसका होता है बायो, बायो का जैव होता है, तो जैव द्रव्यमान ऊर्जा पिंड गोईठा। तो इस तरह का जो शब्द है, या सूखी लकड़ी है सबको, तो उसमें मत जाइए। ये जो है साइंस टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट, एक जमाने में भारत विश्व गुरु था, बाद में यूरोपीय देशों में, पाश्चात्य देशों में विकास ज्यादा हुआ, तो वहां की भाषा में सबसे पहले वो शब्द आया, उसी को हमने एडॉप्ट कर लिया।
तो भाषा जो है समस्या नहीं हो, आप अपनी बातों को आप आपका जो कथ्य हो आसानी से समझा सके, संप्रेषित कर सके, उन्हीं शब्द का प्रयोग कीजिए। तो वो शब्द ठीक है, बायोमास ऊर्जा पिंड लिख दीजिए। कहना क्या है कि जो बायोमास किसी भी जैविक स्रोत से प्राप्त कोई भी अपशिष्ट जो है या अवशिष्ट, वो यदि ठोस रूप में है तो उसे बायोमास कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोमास। अब उसका क्या करना है? अपघटन, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना है। तो इसको जीवाणु उसमें हम डालेंगे, जिसको कहते हैं बायो डिकम्पोजर बैक्टीरिया। डिकम्पोजर बैक्टीरिया, अपघटक जीवाणु, हिंदी में अपघटक जीवाणु की उपस्थिति में ये बायोमास जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मीथेन में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसका दूसरा है किण्वन, हिंदी में क्या टर्म है? इसका दूसरा है, इसको अंग्रेजी में फर्मेंटेशन कहते हैं। और फर्मेंटेशन की क्रिया में कोई भी कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट कार्बन कंपाउंड होता है, वो जो है किण्वन की क्रिया में, यहाँ बैक्टीरिया है, यहाँ क्या है? बैक्टीरिया है। किण्वन की क्रिया में जो बायोमास होता है, ये बायोमास यहाँ ईस्ट जुड़ता है, ये किसमें? C2H5OH, इसे इथेनॉल कहते हैं। इसमें कन्वर्ट करा लिया जाता है, ये प्रोसेस है। तो आप जब काऊ डंग केक को लिए और उसमें जीवाणु संवर्धन कराए तो किस में बदल गया? मीथेन में। अब फिर देखिए, गोबर गैस संयंत्र जानते हैं, उसी को कहते हैं बायो गैस संयंत्र। क्या कहते हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में सीधे जानवरों के मल को डाल दिया जाता है और उसमें जो है ऐसे भी पहले से ही बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, उनको समय दिया जाता है, पानी डाल दिया जाता है, सारा किस में बदल जाता है? मीथेन में। तो बायोगैस संयंत्र में जो बायोगैस निकलता है उसका घरेलू ईंधन के रूप में यूज होता है। यहाँ क्या है कि अब हम गोबर को कहाँ कलेक्ट करेंगे, तो इसलिए उसको सुखा करके और उसका ठोस जो होगा, जिसको बायोमास ऊर्जा पिंड कहेंगे, उसमें फिर पानी डालकर इस काम को हम कर सकते हैं। मतलब उसे ऊर्जा हम बाद में भी स्टोर करके प्राप्त कर सकते हैं।